हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे हमारे एरिस्टोक्रेट्स एंड द न्यू मिडिल क्लास टॉपिक से। एरिस्टोक्रेट्स जो हैं वो हमारे माइनॉरिटी में है और हमारी पावरफुल क्लास है, और जो पीजेंट्स हैं वहीं वो हमारी मेजॉरिटी में है और वीक है। यानी कि माइनॉरिटी वालों के पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, वहीं पीजेंट्स यानी हमारे जो मेजॉरिटी में है उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। जो हमारे एरिस्टोक्रेट्स हैं वो सोशली कह लो या पॉलिटिकली कह लो, दोनों ही तरह से पावरफुल हैं। वो जो है एक कॉमन वे ऑफ लाइफ से जुड़े हुए, यानी एक ही जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि शेयर्ड हिस्ट्री हो सकती है, उनका कॉमन कल्चर हो सकता है। इस तरह से किसी कॉमन चीज़ से जो है वो जुड़े हुए हैं। उन्होंने जो है बड़े बड़े एस्टेट्स ख़रीदे हुए हैं, उन्होंने कंट्री साइड में जो है टाउन हाउसेस ख़रीदे हुए हैं। और जब भी वो किसी भी डिप्लोमेटिक फंक्शन में जाते हैं या फिर हाई सोसाइटी में जाते हैं तो वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वो बोलते हैं फ्रेंच, जिससे कि वो जो है थोड़ा डिप्लोमेटिक रहें, उनको जो है लोग डिप्लोमेटिक होने के नज़रिए से देखें, इसलिए। और जो एरिस्टोक्रेट की फैमिली, जो एक एरिस्टोक्रेट है वो दूसरे एरिस्टोक्रेट के घर में ही शादी करेगा, ऐसा उन्होंने एक रूल बना दिया था। अब बात करते हैं हम पीजेंट्स की। तो जो पीजेंट्स हैं वो हमारे वेस्टर्न यूरोप की बात करें मेजॉरिटी में है, और वहीं जो हमारे वहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं, टेनेंट्स हैं। और वहीं ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप की बात करें जो वहाँ के सर्फ्स हैं वो लैंड कल्टिवेट करते हैं, जो हमारे बड़े बड़े जिनके पास ज़्यादा लैंड है उनकी। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप, यानी कि यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा। जब हमारे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया उसका प्रभाव इम्पैक्ट ये पड़ा कि वहाँ पर नई नई सोशल क्लासेस का जन्म हो गया, वो एमर्ज होके आ गई, वो उभर के आ गई। और वो कौन कौन सी न्यू सोशल क्लासेस है, हमारी कमर्शियल क्लास बोल लो या फिर वर्किंग क्लास बोलो या मिडिल क्लास बोल लो, एक ही है ये। अब ये जब जो हमारी सोशल क्लासेस आई तो उन्होंने जो है नेशनल यूनिटी का कॉन्सेप्ट रखा हमारे सामने, यानी कि वो यूनिटी चाहती थी, और इसीलिए वो लोग एरिस्टोक्रेट्स जो हैं हमारे उनके प्रिविलेजेस के अगेंस्ट थे। यानी कि वो जो हमारे एरिस्टोक्रेट्स हैं वो माइनॉरिटी में है लेकिन पावरफुल है, उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। तो क्यों है, उनके पास सोशली बात करें या पॉलिटिकली बात करें दोनों ही तरह से ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। ये उनको गलत लगा और वो इसके खिलाफ थे। अब बात करते हैं कि जो हमारा लिबरल नेशनलिज्म है वो क्या है। सबसे पहले हम बात करें अगर हम लिबरल की, तो लिबरल जो है वो हमारे लैटिन वर्ड लिबर से आया, जिसका मतलब होता है फ्री। अब पूरे लिबरल का मतलब हो सकता है फ्रीडम, यानी कि आज़ादी। इट स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल्स एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल की फ्रीडम हो उसे हम लिबरलिज़म कह सकते हैं, या फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने हर कोई इक्वल है, हर कोई बराबर है, उसको भी हम लिबरलिज़म कह सकते हैं। देन अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल लिबरलिज़म की। पॉलिटिकल लिबरलिज़म में जो है हमारी जो गवर्नमेंट है वो लोगों के कंसेंट से बनती है। ऑटोक्रेसी का कोई मतलब नहीं होता है इस गवर्नमेंट को चूज़ करने में। कोई भी हमारे पास जन्म से विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे, कोई प्रिविलेजेस हमारे पास नहीं होगी, सिर्फ बात मानी जाएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन की और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की। लेकिन जो हमारे नॉन प्रॉपर्टी लोग थे, यानी जिनके पास बिल्कुल भी प्रॉपर्टी नहीं थी, उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं था, वो कोई भी उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे, वो वोट नहीं कर सकते थे। और अगर हम बात करें 19th और अर्ली 20th सेंचुरी की, जो वुमेन थी, जो औरतें थी और जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन थे, यानी जिन लोगों के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, उन्होंने जो है कई सारे अपोजिशंस मूवमेंट्स किए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, जिससे कि वो अपने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स का अधिकार मांग सकें। अब बात करते हैं हमारे इकोनॉमिक लिबरलिज़म की। उसमें जो है जो लोग थे उनको मार्केट्स में फ्रीडम चाहिए थी, उनको टैक्सेस का अबॉलिशन चाहिए था, क्योंकि उनको टैक्सेस जो थे वो बहुत ज़्यादा लग रहे थे।
नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएटेड अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। यानी कि जो हमारा नेपोलियन था उसने एक कॉन्फेडरेशन बनाया था 39 स्टेट्स का। कॉन्फेडरेशन का मतलब बोल सकते हैं कोई एसोसिएशन। सो उसने जो एक एसोसिएशन बनाई 39 स्टेट्स की, जिसमें हर स्टेट की जो करेंसी थी वो अलग थी, उसका वेइंग सिस्टम, उसका मेजरिंग सिस्टम जो था अलग था। और इन सब की वजह से जो है इन 39 स्टेट्स में इतनी ज़्यादा डिफरेंट करेंसी होने की वजह से, वेइंग और मेजर्स होने की वजह से जो है उनके इकोनॉमिक ग्रोथ में और किसी भी सामान के एक्सचेंज में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब हम बात करेंगे हमारे ज़ॉल्वरीन यानी हमारे कस्टम यूनियन की। जो हमारा ज़ॉल्वरीन है उसका इनिशिएटिव किसने किया था? प्रशिया ने। और कब हुआ था? 1834। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर है, आप इसको याद कर लीजिएगा। इसमें यह था कि जो टैरिफ बैरियर्स थे उनको हटा दो, यानी कि उसमें टैरिफ बैरियर जो थे वो हटाने की मांग की गई थी। रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 32 to 2, यानी कि जो इतनी सारी करेंसीज थी, यानी हर स्टेट की अलग अलग करेंसी, ये उनको गलत लगा। सो उन्होंने जो है उसका नंबर 30 से 2 कर दिया, यानी सिर्फ 2 करेंसी। ये नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो बार बार करेंसी हमें चेंज करनी पड़े। और इस कस्टम यूनियन में यानी इस जॉल्वरी में जो है प्रमोटेड अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज टू प्रमोट मोबिलिटी, यानी कि उन्होंने जो है रेलवेज़ का प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया, रेलवेज़ के नेटवर्क का प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि जो गुड्स है वो इधर उधर जो है पहुंच सके, मार्केट तक अच्छी तरह से पहुंच सके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, यानी 1815 के बाद जो हमारा नया कंजर्वेटिज्म आया, यानी हम कंजर्वेटिव्स की हम इस स्लाइड में बात करेंगे। कंजर्वेटिव्स जो है वो लोग हैं जो बहुत पुरानी धारणा है, जिनकी सोच जो है बहुत पुरानी है, जिनको अपने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ही पसंद है, अपने स्टेट में अपनी सोसाइटी में ट्रेडिशनल चीज़ें ही पसंद है। ट्रेडिशनल का मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारा मोनार्की, यानी कि अब क्योंकि जो हमारे कंजर्वेटिव्स थे पुरानी धारणा वाले थे। अब पुराने टाइम में क्या होता था? मोनार्की यानी पावर इन वन हैंड, एक ही जने के पास सारी पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। पावर शेयरिंग हम पढ़ के आते हैं ना, पावर शेयर नहीं होती है हमारे इस मोनार्की वाले सिस्टम में। सो वो मोनार्की चाहते थे, उनको वही क्लर्जी वाला सिस्टम चाहिए था। डिड नॉट रियली प्रपोज टू रिटर्न टू द प्री रिवॉल्यूशनरी डेज। मतलब जो हमारे कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने जितने भी नेपोलियन ने चेंजेस किए थे उनमें से कुछ को तो उन्होंने सीरियसली लिया कि हाँ ठीक है इन्होंने अच्छा किया है, लेकिन कुछ जो चीज़ें उसने की थी उनको बहुत ज़्यादा लाइट ले लिया। उन्होंने जो है ये मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनामिक इकनॉमी, फ्यूडल सिस्टम का अबॉलिशन, सर्वडम वाला सिस्टम, ये सब जो है उन्होंने मान लिया। लेकिन फिर भी उनका मोटिव था वो ये था कि वो नेपोलियन को किसी तरह जो है उसकी गद्दी से उतार दे, यानी कि वो डिक्टेटरशिप हटा के और सारी मोनार्की फिर से रीस्टोर कर ले, और उन्होंने यही किया। कंजर्वेटिव्स ने 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में जो है नेपोलियन को हरा दिया। अब बात करते हैं हमारी ट्रीटी ऑफ वीना की, जो कि हमारा बना था 1815 में। ये जो थी ये हमारी एक मीटिंग थी जो कि हमारी हुई थी वेना में। और कब हुई थी? ये हुई थी हमारी 1815 में। मेंबर स्टेट्स थे इसके हमारे ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड प्रशिया। और इसको होस्ट किसने किया था? इसको होस्ट किया था हमारे ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। और ये हुई क्यों थी? ये हुई थी रीस्टोर ऑफ मोनार्की के लिए, यानी मोनार्की को फिर से लाने के लिए हमारे यूरोप में, क्योंकि नेपोलियन तो हार गया था, डिक्टेटरशिप चली गई, अब मोनार्की आई थी। अब बात करते हैं कि इसके ट्रीटी ऑफ वेना बनने के बाद हमारे क्या क्या चेंजेस हुए। जो बर्बन डायनेस्टी थी वो फिर से रीस्टोर हो गई, यानी कि अब जो हमारा लुई 16 था वो तो मर चुका था, लेकिन उसका कोई कज़न ब्रदर वगैरह हो गए, तो फिर से बर्बन डायनेस्टी फ्रांस में जो थी रीस्टोर हो गई, मोनार्की रीस्टोर हो गई। फ्रांस के पास जितनी भी टेरिटरीज थी जो कि नेपोलियन ने चेंजेस में अपने लेकर आया था वो सब उसने खो दी। जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट्स का, जो कि हमारे नेपोलियन ने बनाया था, उसको किसी ने भी हाथ नहीं लगाया, उसको वैसा का वैसा ही रहने दिया, उसको ज्यों का त्यों रखा। जो टेरिटोरीज़ थी उनको डिवाइड कर दिया गया। और फ्रेंच
जो है वो एक्सपेंड ना कर सके, इसलिए बहुत सारी बाउंड्रीज जो थी उनको सेटअप कर दिया गया, बहुत सारी बाउंड्रीज लगा दी गई फ्रेंच एक्सपेंशन को स्टॉप करने के लिए। अब बात करते हैं हमारे ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड की, यानी कि जो हमारे ऑटोक्रेट्स हैं उनका एटीट्यूड कैसा था। जो हमारे ऑटोक्रेट्स हैं उनको किसी तरह का चेंज पसंद नहीं था, कोई उनके खिलाफ जाए उनको वो भी पसंद नहीं था। कर्ब एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चन लेजिटिमेसी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि उनको जो है ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत होती थी जो कि उनसे किसी भी तरह का सवाल जवाब करते थे। वो जो है सेंसरशिप लॉज जो थे उन्होंने इम्पोज कर दिए थे न्यूज़पेपर में, हमारे बुक्स में, हमारे प्लेज में। यानी कि सेंसरशिप लॉस का मतलब है कि अब वो ही न्यूज़पेपर में जो है कोई उनके खिलाफ कुछ नहीं छाप सकता, बुक्स में जो है उनके खिलाफ कोई भी चीज़ें नहीं लिखी जा सकती, और प्लेज में जो है उनके खिलाफ कोई भी प्रदर्शन नहीं दिखाया जा सकता। दिस मोटिवेटेड लिबरल नेशनलिस्ट टू फाइट फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब जो हमारे लिबरल नेशनलिस्ट थे वो आए, उनको जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली इस चीज़ से, और उन्होंने जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए फ़ाइट करना शुरू किया। इस सेंसरशिप लॉ को जो है हटाने की मांग की गई। अब बात करते हैं हमारे रेवोल्यूशनरीज़ की। फियर ऑफ रिप्रेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सीक्रेट सोसाइटी, यानी कि जब लोगों को जो है बहुत ज़्यादा डर सताने लगा तो उन्होंने जो है नई नई सीक्रेट सोसाइटीज़ जो है बनानी शुरू कर दी। जो हमारे लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड होकर जो है अपना सारा काम काज किया करते थे। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये करने का उनका मोटिव क्या था? उनका मोटिव था कि वो इस मोनार्की को जो है रिस्टोर जो ये हुई है इसको वापस से जो है मतलब मोनार्की हटाकर जो है वो एज अ रिपब्लिक बन जाए, एज अ डेमोक्रेसी बन जाए, ऐसा वो चाहते थे। वो फ्रीडम और लिबर्टी के लिए जो है फाइट करना चाहते थे। यानी कि जो हमारे ये लिबरल नेशनलिस्ट थे, ये जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे, इनका मोटिव ये नहीं था कि उनका मोटिव सिर्फ ये नहीं था कि उनको फ्रीडम ही मिले, उनको सिर्फ लिबर्टी मिले। उनका मोटिव था कि वो इस मोनार्की को जो है जो कि हमारी रिस्टोर हुई है उसको उखाड़ के फेंक दे फिर से, और इस जो हमारा ऑटोक्रेटिक रेजाइम है, यानी कि जो ऑटोक्रेट्स के पास जन्म सिद्ध अधिकार हैं वो उनको ना मिले, ऐसा हमारे रेवोल्यूशनरीज चाहते थे। यानी कि जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे उनकी मांग डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब इसी में एक हमारे पर्सन थे गिज़िप मज़ीनी, जिनका जन्म हुआ था हमारा गेनोवा में 1807 में। उन्होंने जो है 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ फाउंड की थी। फर्स्ट इज़ यंग इटली इन मार्सेलेस एंड सेकंड इज़ यंग यूरोप इन बर्ने। और वो जो है ये विश्वास करते थे कि जो भगवान है उन्होंने जो है उनको लोगों की मदद करने के लिए भेजा, उनकी रक्षा करने के लिए भेजा है, उनको जो है हर मुश्किल से बचाने के लिए भेजा है। इंडिया कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। यानी कि जो हमारे मज़ीनी थे वो सिर्फ इटली के बारे में सोचते थे, उनको जो है इटली से कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्यार था उनको अपनी जगह से, और वे सिर्फ इटली के बारे में सोचते थे। और बस उनका यही मानना था कि जो गॉड है उन्होंने जो है उन्हें भेजा है जिससे कि वो अपने वहाँ के लोगों की मदद कर सके, उनको जो है हर मुश्किल से बचा सके। द एज ऑफ रेवोल्यूशनरीज 1830 टू 1848 के पीरियड की अब हम बात करेंगे। अब 2 ग्रुप्स बन गए हमारे यूरोप में, कंजर्वेटिव्स वाला ग्रुप और हमारा लिबरल नेशनलिस्ट वाला ग्रुप। अब जो रेवोल्यूशन है उसको लेड कौन करेगा, यानी कि उसका लीडर कौन होगा? उसके लीडर होंगे हमारे एजुकेटेड मिडिल क्लास, कमर्शियल मिडिल क्लास, ठीक है। यानी कि जिन लोगों के पास जो है थोड़ी बहुत एजुकेशन थी या फिर अच्छे खासे पैसे थे तो उन्होंने जो है इस रेवोल्यूशन को जो है लीड किया, यानी वो इसके लीडर बने, क्योंकि उनको ये जो है समझ आ गया था कि जो कंजर्वेटिज़म है या फिर जो कंजर्वेटिव लोग हैं वो कितना ज़्यादा उनके साथ बुरा कर रहे हैं। अब हमारी बात आती है हमारे हमारे जुलाई रिवॉल्यूशन की, जो कि हमारा किसने किया था? फ्रांस ने। हर जगह जो है हमें अपना फ्रांस ही देखने को मिलता है। हमारा 9th में तो पूरा चैप्टर है दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर, मतलब हर रेवोल्यूशन जो है वो हमारा फ्रांस से ही शुरू होता है और फ्रांस भी जाके ख़त्म हो जाता है। ये हमारा हुआ था 1830 में। इसमें जो है वो जो हमारे फ्रांस वाले लोग थे वो मोनार्की को जो है जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहते थे, उनको राजा पसंद नहीं है ऐसा वो मानते थे।
उनको जो है मोनार्की ना चाहकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए। मतलब अगर मोनार्की रखनी है तो मैं तो रखो, पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रखो, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मोनार्की रखो। जो लुइस फिलिप थे वो इस रेवोल्यूशन के हेड थे। और जो हमारे लॉर्ड मेटरनिक थे ना, उन्होंने एक बार कहा था दैट व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी कि जब फ्रांस जो है वो छींकता है तो सारा यूरोप जो है उसको कोल्ड, मतलब सारा यूरोप जो है कोल्ड कैच कर लेता है, यानी सारा यूरोप जो है बीमार हो जाता है। उनके कहने का मतलब था कि जब फ्रांस जो है कुछ काम करता है तो बाकी का जो यूरोप, जितना भी बचा हुआ यूरोप का पार्ट होता है, उसको भी जो है वही काम करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होने लगती है। अब हमारे जो है दो रेवोल्यूशन है, एक हमारा बेल्जियन रेवोल्यूशन है, एक हमारा ग्रीस का रेवोल्यूशन है। सो ज़्यादा बड़े बड़े रेवोल्यूशन है, 2-3 लाइनों की रेवोल्यूशन है। हम एक बार इनको पढ़ लेते हैं, फिर हमारी वीडियो एंड हो जाएगी। बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ द नेदरलैंड्स। अब जैसा कि हमारे ड्यूक मेटरनिक ने कहा था, जैसे फ्रांस ने रेवोल्यूशन किया वैसे ही जो हमारा बेल्जियम था उसने भी रेवोल्यूशन किया, और वो हमारे यूनाइटेड किंगडम से जो है उसने अपना जो है अलग भाग जो है बना लिया, मतलब वो यूनाइटेड किंगडम से अलग हो गया। अब बात आती है हमारे द ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। अब जो हमारा ग्रीस है वो 15th सेंचुरी से जो है हमारे ऑटोमन एम्पायर का पार्ट है। और जो हमारे पोएट और आर्टिस्ट है उन्होंने जो है हमारे ग्रीस को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन के नाम से भी उसको बुलाने लगे। उसको जो है उसका नाम उन्होंने क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन भी रख दिया है, क्योंकि जो यूरोप की सिविलाइजेशन है, जो यूरोप की सभ्यता है, वो हमारे ग्रीस में ही पली बड़ी है। क्रेडल का मतलब होता है पालना, यानी कि जो हमारा ग्रीस है उसको एक पालना कह के जो है वो कहते हैं कि जो हमारी यूरोप की सभ्यता है उसको ग्रीस नाम के पालने में जो है वो पली बड़ी है। और इसी के ऊपर जो है एक हमारा ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बनाया गया था, जो कि हमारा बना था 1832 में, जिसमें ग्रीस को जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन कंसिडर कर दिया गया था। सो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।